चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिगर फिंगर, और ट्रिगर फिंगर के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूरोग्लिया के दोस्तों। शुरू करते हैं। ट्रिगर फिंगर आजकल बहुत कॉमन समस्या के रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो समस्या है डेली रूटीन में न्यूट्रिशन की कमी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको रियलाइज ही नहीं कर पाते। आप और मैं एडवांस लेवल पर इलेक्ट्रोमोपैथ को लेकर जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जादू दिखाने का मौका है दोस्तों, और हमारे जितने सीनियर है बहुत अच्छा जादू दिखा रहे हैं। अगर आप लोग भी वो काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम ट्रिगर फिंगर को फेल कर पाएंगे। ट्रिगर फिंगर एक कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें एक जो फिंगर होती है वहां पर बेंड पोजीशन में बिल्कुल अकड़ा जाती है, बेंड पोजीशन में स्टक हो जाती है दोस्तों। याद रखना, बहुत कॉमन समस्या के रूप में आ रहा है। कई पेशेंट बोलते हैं कि साहब देखो मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है, सीधी नहीं हो रही। ठीक है, पेशेंट की जो फिंगर्स होती है बैंड हो रही है, और बैंड हो जाएगी तो क्या होगा, उसके जो मूवमेंट होता है फिंगर से, जो भी मूवमेंट करता है, ग्लास पकड़ना, किसी भी चीज को लिखना, वो प्रॉपर नहीं कर पाता। स्नैप के द्वारा ये स्ट्रेथन हो जाती है बहुत ज्यादा, वहां पर जो मसल्स होती है बिल्कुल स्ट्राइक हो जाती है। जैसे कि ट्रिगर को पुल करने में, आप मान लो कि किसी भी बंदूक को चला रहे हो, ट्रिगर को पुल कर रहे हो, वो पुल करने में वो रिलीज हो रही हो दोस्तों, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी ट्रिगर फिंगर को भी स्टीनोजिंग टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं दोस्तों। स्टीनोजिंग मतलब उसका छोटा हो जाना, स्टीनोसिस का मतलब किसी भी चीज का छोटा हो जाना। तो लिगामेंट और ये जो टेंडन्स होते हैं यहाँ पर स्ट्रेन करके बिल्कुल खींचा जाता है, और इसी कारण से उनकी जो स्टीनोसिस टीनोसाइनोवाइटिस वहां पर आपको देखने को मिलता है। ये याद रखिएगा, तब उत्पन्न होता है जब उस पर्टिकुलर जगह पर किसी प्रकार का इरिटेशन या चोट लगता है, इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन के कारण वो पर्टिकुलर स्पेस नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये स्पेस के नैरो हो जाने के कारण जो अफेक्टेड फिंगर होते हैं, इसके जो टेंडन्स होते हैं, उस टेंडन को सपोर्ट करने वाली दोस्तों जो शीट के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और यही कारण है ट्रिगर फिंगर बहुत सीवियर होती है। जब ट्रिगर फिंगर बहुत सीवियर होती है तब फिंगर दोस्तों बैंड पोजीशन में लॉक हो जाएगी, बिल्कुल बैंड पोजीशन में लॉक हो जाती है,
और यही कारण है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका वर्क या हॉबीज होती है जिसमें रिपीटेटिव ग्रिपिंग एक्शन होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव ग्रिपिंग एक्शन होती है, बहुत सारे काम होते हैं। आप देखो लिखने का काम है, आप और मैं लिखते रहते हैं दिन भर, तो इस प्रकार से लिखते रहते हैं। ये जो ग्रिपिंग कंडीशन होती है बहुत सीवियर हो जाती है दोस्तों, यानी जब लॉक हो जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, ट्रिगर फिंगर को डेवलप होने की एक हायर रिस्क हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है। ये कंडीशन वुमन में सबसे ज्यादा कॉमन देखी जा रही है। याद रखिएगा 60-40 का आंकड़ा है, 60% फीमेल 40% मेल, बहुत कॉमन रूप से। डायबिटीज के साथ किसी को भी हो सकता है, अगर आप डायबिटीज के लेवल पर जाते हो, डायबिटीज के साथ किसी को भी हो सकता है। यानी ट्रिगर फिंगर की ट्रीटमेंट सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जो अलग अलग होती है। आपकी सीवियरिटी की कंडीशन क्या होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा जब आप पेशेंट देखोगे, और पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक के लेवल पर आप मेडिसिन को सिलेक्ट करोगे। जब कॉजेस के लेवल पर जाओगे तो टेंडेंस याद रखना, टेंडेंस मतलब पहला प्रोटोकॉल आपको S3C3 का नजर आ रहा है, याद रख लेना। जॉइंट पेन ड्रॉप जो मैंने अभी 1000 की बताई है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसने लिखा कि मैं स्पेशलिटी में बताऊंगा। जॉइंट पेन ड्रॉप अकेला आप 1000 डायल्यूशन में दे दोगे ना, ये आपकी फिंगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ दे दोगे, मास्टर रेमेडी के रूप में काम करेगी। याद रखिएगा दोस्तों, टेंडन एक फाइब्रस कॉर्ड होता है जो कि मसल्स को बोन से अटैच करता है दोस्तों, यानी प्रत्येक टेंडन एक प्रोटेक्टिव शीट के द्वारा सराउंडेड रहता है दोस्तों, और प्रोटेक्टिव शीट के द्वारा जब सराउंडेड रहता है, ट्रिगर फिंगर वहां पर उत्पन्न होता है। यानी जब अफेक्टेड फिंगर टेंडन शीट इरिटेट होता है, इन्फ्लम्ड होता है दोस्तों, ये शीट के माध्यम से टेंडन के नॉर्मल ग्लाइडिंग मूवमेंट के साथ में इंटरफेयर करने का काम होता है। याद रखना, टेंडन के नॉर्मल ग्लाइडिंग मूवमेंट के साथ इंटरफेयर करने का काम करता है। इसीलिए याद रखना, टेंडन शीट का प्रोलॉन्ग इरिटेशन के कारण, लंबे समय तक इरिटेशन होने के कारण आप देखो वहां पे स्कारिंग बन जाएगा, थिकनिंग बन जाएगा, वर्म्स का फॉर्मेशन बन जाएगा, नोड्यूल्स यानी टेंडन्स में वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जो कि टेंडन मोशन जो होता है दोस्तों, उस टेंडन मोशन को प्राय बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। और यही कारण है ज्यादातर लोग अकड़ान के साथ अपनी जिंदगी काटा करते हैं, उसको कहते हैं ट्रिगर फिंगर। किसी भी लेवल पर आप उस फिंगर का मूवमेंट नहीं करा सकते, वो बैंड हो गई मतलब इस प्रकार से बैंड हो गई, ठीक है। अगर आप देखोगे इस प्रकार से बैंड हो गए, कोई भी उंगली बैंड हो सकती है, खासतौर से ये उंगली बैंड होती है दोस्तों। जो सिम्टम आप देख रहे हो तो कॉमनली सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन सिलेक्ट करो, ठीक है। सेंसरी नर्वस सिस्टम प्रभावित हो रहा है, सबसे पहला प्रोटोकॉल S3F1 क्या है, सेंसेशन की तरफ भेज रहे हो आप, ठीक है। सेंसेशन को स्टिमुलेट करा रहे हो, यहाँ पर जो सेंसेशन फाइब्रोज होकर बैंड हुआ, सबसे पहले हमको सेंसेशन को बढ़ाना है। दूसरा वहां पर S3C4F1 C3 की अब कैटेगरी की रेमेडी शामिल कर रहे हो आप, S3 के साथ C4 शामिल कर रहे हो, गरम गरम रेमेडी बोन के लेवल पर, बोन में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो S3C4F1 मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाकर टेंडेंस के लेवल पर जो साइनोवाइटिस हो रही है उसमें आप काम कर रहे हो। इसलिए याद रखना, थंब या जितने भी अनादर फिंगर के बेस में एक लिंगरिंग सोरनेस होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बेस रीजन पे जहाँ से उंगली जुड़ी होती है लिंगरिंग सेंसेशन होती है, लगातार आपको वहां पर सेंसेशन महसूस होती है। पाम के नियर, ये जो पाम है, पाम के नियर फिंगर के बेस के अराउंड में एक बम्प या लंप बन जाता है, एक कड़कपन उभार आपको निकल के आ जाता है बम्प या लंप के रूप में। अगर सॉफ्ट होगा तो लंप, और अगर उभार के रूप में होगा, थोड़ा हार्ड होगा तो बम्प के रूप में सामने आता है। याद रखना, फिंगर के बेस के अराउंड आपको टेंडरनेस महसूस होता है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस होता है, और मूवमेंट के साथ में एक क्लिकिंग और स्नैपिंग नॉइस होता है, यानी ऐसा आवाज आता है आपको दोस्तों, जो बहुत प्रेशर के साथ जैसे कोई चीज कर रही, कट 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 इस प्रकार से आवाज आता है फिंगर में। इसी कारण से स्टीफनेस होता है दोस्तों, और जब स्टीफनेस हो जाएगा तो साइनोवाइटिस जैसे नी जॉइंट में होता है ना, उसी प्रकार का पूरा स्टीफनेस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यदि इस फिंगर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ट्रिगर फिंगर प्रोग्रेस होकर एक एडवांस सिम्टम प्रोग्रेस करेगा, जो न केवल एक फिंगर को, इवन पूरे रिस्ट जॉइंट के वहां पर पूरी कंडीशन को अफेक्टेड करेगा। और इस कंडीशन में कोई एक ही चीज इन्वॉल्व नहीं होगा, यदि इन्वॉल्व होगा, अगर थंब इन्वॉल्व होगा, अनदर फिंगर, यानी एक गया दूसरा फिंगर, दूसरा गया तीसरा फिंगर। आप देखो आज के समय में कम से कम इतिहास में अगर आप देखोगे तो पहले कभी ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते थे, और आज आप देखो जितने भी लोगों को रोमेटिक अर्थराइटिस होता है, बहुत सारे लोगों को ट्रिगर फिंगर देखने को मिलता है। जितने भी लोग आपके टेबल प्रैक्टिस में अभी देख रहे हैं, आप में से कई लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आपने मिसगाइड किए होंगे दोस्तों।
और जो लोग समझदार है, जिन लोगों ने इस चीज को समझा है, देखा है, वो लोग तो वहाँ ओपनली काम कर रहे होंगे दोस्तों। यानी थंब, अनदर फिंगर, या फिर दोनों, आप देखोगे दोनों फिंगर लॉक हो जाती है, बेंट हो जाती है, स्ट्रेट पोजीशन हो और फिर एकदम से टर्न हो गया। ठीक है, याद रखना, यदि एक एडवांस केस होता है दोस्तों, तो ट्रिगर फिंगर के लेवल पर दूसरे हाथ का उपयोग किए बिना हम उसे प्रभावित फिंगर को वहां पर दोस्तों बिल्कुल ऐसी रहेगी, लेकिन हम अगर इसको ऐसा खींचते हैं तो ये सीधी भी हो जाती है, लेकिन फिर अपने स्थान पे आ जाती है। ठीक है, इसीलिए वहां पर कर्ल आप नहीं कर पाते दूसरे फिंगर के बिना। इसलिए याद रखना, ट्रिगर फिंगर के जितने भी सिम्टम्स होंगे, मॉर्निंग में जैसे सुबह सुबह उठोगे ना, अखड़ा जाती है। ठीक है, ये फिंगर टिपिकली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी मॉर्निंग में, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक सिम्टम होता है, पेशेंट बोलता है साहब सुबह मुझसे काम नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मुझे रिलीफ होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आसानी से मैं उसको मूव कराता हूँ और नाइट तक मुझे मूव हो जाता है, और रात को फिर मेरे को अपना शुरू हो जाती है। अगर आप डायग्नोसिस करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखकर डायग्नोस कर सकते हो कि ये ट्रिगर फिंगर का केस है। कोई स्पेसिफिसिटी आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ट्रिगर फिंगर के डायग्नोसिस के लिए कोई भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री से ही डायग्नोसिस कर सकते हो आप। लेकिन फिर भी यदि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हाथ खोलने या बंद करने को आप कहते हो, उसको ऐसा करो भाई। ठीक है, पेन के एरिया को चेक करने के लिए, मोशन की स्मूथनेस को, लॉकिंग के एविडेंस को देखने के लिए आप ऐसा कराते हो। यदि पाम में लंप के प्रेजेंट होती है तो आप उसे देख सकते हो। यदि लंप ट्रिगर फिंगर के साथ एसोसिएटेड रहता है, लंप ऐसे मूव करता है जैसे फिंगर मूव कर रही है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि उसी के टेंडन में डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि टेंडन के पार्ट में स्वेलिंग का वो एरिया उस फिंगर को मूव करने के दौरान स्वयं मूव करता है। इसलिए वहां पर ट्रिगर फिंगर को डायग्नोस करना कोई लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, केवल टिपिकल आप वहां पर देखकर प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हो। यदि ट्रिगर फिंगर को देख रहे हो, S3F1RE D5 या D6, याद रखना S3F1RE D5 या D6 सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है डायग्नोसिस के लिए। S3C4F1RE WE D5 D6, ये प्रोटोकॉल या तो ये दे दो या ये दे दो, बहुत अच्छी तरह से ट्रिगर फिंगर को रिकवर करने का काम करता है। न्यूरो बूस्टर अगर आप दे देते हो तो आप देखो कितनी जल्दी रिलैक्स होता है दोस्तों। जो स्टीफनेस आ रही है, जो उसका मूवमेंट वहां पर बाधित हो रहा है, न्यूरो बूस्टर से नर्व का स्टिमुलेशन तेजी के साथ बढ़ जाएगा, इससे न्यूट्रिशन होगा, ये वहां पर D6 में देने पर नेगेटिव में तुरंत वहां पर काम करेगा और तुरंत उसको रिलैक्स करने का काम करेगा। S5 वेनवन 1000 सिंगल डोज देना है, यहाँ पर 3-3 4-4 डोज देने की जरूरत नहीं है। केवल S5 को मॉर्निंग में, वेनवन को इवनिंग में दे दीजिए, छुट्टी करिए। ठीक है, ये हेरिडिटरी या क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यदि क्रॉनिक है तो तुरंत वहां पर दोस्तों एक्यूट में कन्वर्ट होकर इसी ट्रीटमेंट के साथ में जनरल से लोकल होकर पेशेंट को रिकवरी के स्टेट पे डाल देगा दोस्तों। ऑल पेन केयर ऑयल का आप हल्का हल्का मसाज कराएंगे तो वहां पर रिलैक्सेशन होगा, और जैसे जैसे मसल्स का रिलैक्सेशन होता है दोस्तों, टेंडन का रिलैक्सेशन होता है, ट्रिगर फिंगर के केसेस में बहुत इजीली आपको टेबल प्रैक्टिस में वहां पर रिलैक्स होता हुआ नजर आता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये सारी चीजें टेबल प्रैक्टिस के और कुछ लिटरेचर्स के बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, मैंने जो ट्रीटमेंट किया है, मुझे जो फीलिंग हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया दोस्तों, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों न्यूरोग्लिया की, और जब न्यूरोग्लिया की चीज आएगी तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। क्या देखना है, और याद रखिएगा, जितने भी ब्रेन ट्यूमर होते हैं, है ना, जैसे ग्लायोमा हुआ, यहीं से प्रोटोकॉल सीख जाना। ठीक है, आपके कई लोगों ने ग्लायोमा को 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में क्लियर किया है दोस्तों। माइंड इट, इस चीज को माइंड करना। न्यूरोग्लिया या ग्लिया, ठीक है, ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, चिपकना, चिपचिपापन। ठीक है, न्यूरोग्लिया या ग्लिया जिसको हम कहते हैं, वहां पर ग्लू नर्वस सिस्टम की एक सपोर्टिंग सेल होती है। याद रखना, मेन सेल नहीं है, नर्वस सिस्टम की मेन सेल नहीं है, ये सपोर्टिंग सेल। लेकिन सपोर्टिंग सेल्स का भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। यदि आप इसके फंक्शन को समझ के चलेंगे तो आप किसी भी लेवल पर आप ब्रेन ट्यूमर को बहुत इजीली डिसॉल्व कर देंगे। इसलिए बता रहा हूँ, न्यूक्लियर सेल्स नॉन एक्साइटेबल होती है। याद रखना, न्यूक्लियर सेल्स
नॉन एक्साइटेबल होती है, यानी किसी भी तरह से आप उसको एक्साइट नहीं कर सकते। याद रख लेना, न्यूक्लियल सेल्स नॉन एक्साइटेबल होती है, यानी नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। पॉइंट को नोट कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके बता रहा हूं मैं। न्यूक्लियल सेल्स नॉन एक्साइटेबल होती है और इसीलिए वहां पर नर्व इम्पल्सेस को, एक्शन पोटेंशियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम नहीं करती है, इसीलिए इन सेल्स को नॉन न्यूरोनल सेल्स या ग्लायल सेल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, न्यूक्लियर सेल्स का नाम बता रहा हूं। इन सेल्स को, क्योंकि ये इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करती है, इसीलिए इस सेल को नॉन न्यूक्लियर सेल्स या ग्लायल सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करती है, इसलिए सेंसरी का प्रोटोकॉल खत्म, H3C3 का प्रोटोकॉल क्रॉस। फिर बच्चा क्या समझ गए? इसलिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी प्रोटोकॉल दोगे गैंग्रेनल फोर्ट याद रख लेना, ऑर्गेनोबूस्टर C1 और C2, ये प्रोटोकॉल एडवांस हो तो C5, अन्यथा C1 और C2 का ऑर्गेनोबूस्टर पर्याप्त है। आप यहाँ पर D5 या D6 में चला दीजिए और डी जनरेशन में आता तो D7 में, D8 D9 में चला दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नोज के माध्यम से उस पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है, तब आप S12C1W या S11C1W को स्मेल कराएंगे। डायरेक्टली आप न्यूरोग्लिया के लेवल पर काम करेंगे, अर्थात आप न्यूरोनल सेल यानी ग्लायल सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, उसके फंक्शंस को मोटिवेट करते हैं दोस्तों। इसलिए आपको पहले दिन ही मैंने बता दिया प्रोटोकॉल, यानी जब मेन प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे तो वहां पर C1 C2 का रोल याद रखना, ठीक है। पहले हमने देखा था दोस्तों कि ग्लायल सेल के नंबर न्यूरॉन्स के नंबर की तुलना में मेनी टाइम्स ग्रेटर होते हैं। याद रख लेना इस बात को, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर बता दिया था कि ग्लायल सेल्स के जो नंबर होते हैं न्यूरॉन जितने आपके बॉडी में है उसकी नंबर की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, मेनी टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, न्यूरोफिजियोलॉजी की जब रिसेंट स्टडी में जब इस चीज को देखा गया दोस्तों, नंबर ऑफ ग्लायल सेल्स और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मोर और लेस सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन अभी की जितने भी रिसर्चेस हो रही है वो रिसर्च ये कह रही है कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, जब आप स्टार्टिंग पीरियड में देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल सपोर्टिंग सेल्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक मैच्योर स्टेज में जब आदमी आ जाता है और उसके बाद में जब हेल्दी स्टेट में 18, 19, 21 साल के लेवल पर आता है, तब मोर और लेस ज्यादा या कम हो सकती है न्यूक्लियर सेल। याद रखना, जब ज्यादा हो जाएगी ट्यूमर डेवलप कर देगी। याद रख लेना, मोर और लेस सिमिलर होती है, लेकिन अगर ग्लायल सेल ज्यादा एक्टिव हो गई, यानी आपने किसी कारणवश उसको एक्टिवनेस में डाल दिया, आपकी गलतियों से वो एक्टिव हो गई, तो वहां पर क्या होगा, ट्यूमर का रूप निर्माण कर लेगा। रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग दोस्तों, जिसमें मोस्ट सेटिस्फाइड टेक्निक के इन्वॉल्विंग के द्वारा जितने भी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का नाम बताऊंगा दोस्तों, सुसाना हर्क्यूलाना। सुसाना हर्क्यूलाना ने बताया कि न्यूरॉन की संख्या 86.1 मिलियन और ग्लायल सेल्स की संख्या 84.6 मिलियन के आसपास पूरे ब्रेन में पाया जाता है। याद रख लेना इस बात को, 86.1 मिलियन न्यूरॉन की संख्या और ग्लायल सेल्स की लगभग 84.6 मिलियन पूरे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्रेन के डिफरेंट रीजन में वेरिएशन होता है, ठीक है। ब्रेन के डिफरेंट रीजन में वेरिएशन होता है, इसलिए कहीं पर ग्लायल सेल ज्यादा, कहीं पर न्यूरॉन ज्यादा, कहीं पर न्यूरॉन कम, कहीं पर ग्लायल सेल ज्यादा। इसलिए अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, डिस्टर्बेंस, डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, वहां पर किस चीज का ग्रो होगा, डेवलपमेंट होगा, ये आपको मुझे पता चल गया कि जहां पर ग्लायल सेल ज्यादा होगी वहां पर ग्लायल सेल्स का ग्लायोमा के रूप में निर्माण होगा। कहीं पर न्यूरॉन के लेवल पर होगा तो न्यूरॉन का डेवलपमेंट वहां पर न्यूरॉन के लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसीलिए जब नर्वस सिस्टम के लेवल पर होगा तो डेफिनेटली इंपल्सेस के लेवल अफेक्टेड होंगे। पॉइंट को नोट कर लेना दिमाग में।
कि नर्वस सिस्टम के लेवल पर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर नर्वस की जो इम्पल्सेस होती है वो अफेक्टेड होगी। लेकिन ग्लायोमा में किसी भी प्रकार के नर्व इम्पल्सेस एक दूसरी जगह पर नहीं ट्रांसफर होती है, इसलिए वो केवल प्रेशर इफेक्ट के द्वारा दूसरे ऑर्गन के लेवल पर जो नर्व इम्पल्सेस हो रही है नर्व की वहां पर उनको प्रेशर इफेक्ट के द्वारा ब्लॉक करता है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोनों चीज अलग अलग है और दोनों चीज का नॉलेजेबल पर्सन को नॉलेज होना जरूरी है। मान लो इपिलेप्सी हुआ, मीनिया हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, इंसेफ्लाइटिस हुआ, हार्डोसिप्लस हुआ, आपको नोट करना पड़ेगा कि नर्व के लेवल पर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। इसलिए आपको याद रखना है, ये बारीकियां बहुत जरूरी है। अगर आपको और मुझे ये चीज आती है ना तो हम दुनिया के हर चीज से लड़ सकते हैं। हमारे पास प्लांट थेरेपी इतनी बढ़िया है, ठीक है। याद रखना, न्यूक्लियर सेल्स इन्फेक्शन के दौरान नर्व की रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए भी बता रहा हूँ। न्यूक्लियर सेल्स जब इन्फेक्शन होती है नर्व के लेवल पर, उस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इम्पल्सेस पास आउट नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियर सेल सपोर्ट करती है कि नर्व तुम लड़ो इस इन्फ्लामेशन से, मैं साथ में खड़ा हूँ, ठीक है। और इस प्रकार से वहां पर ब्रेन के लेवल पर नर्व के रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। इसीलिए मोस्ट कॉमनली नर्वस सिस्टम में ट्यूमर के साइड पर न्यूक्लियर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होती है। पॉइंट को नोट कर लेना इस बात को। मोस्ट कॉमनली इसीलिए ज्यादातर देखा जाता है कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन के लेवल पर जब भी कोई ट्यूमर डेवलप होता है उस ट्यूमर के साइड पर स्पेशली न्यूक्लियर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर सेल्स में आओगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लायल सेल्स, और ग्लायल सेल्स होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, ग्लायोमा। ट्यूमर हो रहा है नर्व सेल का, ग्लायोमा डेवलप हो रहा है, करेक्ट। याद रख लेना इस बात को। इसलिए इस सारे फंक्शनल टेबल प्रैक्टिस में आपको दिखाते हैं, याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इन न्यूक्लियर सेल्स को क्या कहते हैं, कितने प्रकार की होती है भाई, कोई एक जैसी तो होगी नहीं, ठीक है। अब अगर उनका डिफरेंस है, आपको मैंने टेलीग्राम में, आज मुझे टाइम नहीं मिला तो डायग्राम नहीं बनाया, सॉरी, टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैंने नहीं बनाया दोस्तों। याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सी वे है, मैंने आपको डायग्रामेटिक मेरा पर्सनल जो मैंने बनाया था वो मैंने आपको डाल दिया दोस्तों, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब न्यूक्लियर सेल्स के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लियर सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज, याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों लेवल पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। इसीलिए अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों न्यूक्लियर सेल्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, याद रखना। इसीलिए दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियर सेल्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहां पर न्यूक्लियर सेल्स, ठीक है। दोनों के अलग अलग डिवीजन आपको करना पड़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियर सेल, पेरिफेरल न्यूक्लियर सेल्स, दोनों लेवल पर आपको डिफरेंट सिम्टम मिलेंगे। यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे रिलेटेड मिलेंगे, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड न्यूक्लियर सेल्स मिलेगी। इसीलिए दोनों के सेल्स अलग अलग आपको समझना है। यदि आपने दोनों के सेल को अलग अलग समझ लिया, आप ट्यूमर किसी भी प्रकार का हो, अगर वो नर्व से जुड़ा हो, नेवर माइंड, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप उसको क्योर कर जाओगे दोस्तों। कैसे क्योर करोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितनी भी न्यूक्लियर सेल्स होती है उसके तीन टाइप होते हैं दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितनी भी न्यूक्लियर सेल्स होती है उसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा होता है माइक्रोग्लिया, तीसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। याद रखना, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये तीन चीजें आपको कॉमन रूप से ट्यूमर में नजर आएगा। याद रखना, कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियर सेल्स के तीन प्रकार होते हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट। इनको केवल मेमोराइज रखना, जब भी आपके पास वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई भी आपके पास मतलब पर्टिकुलर, मान लो कि स्पाइन का एमआरआई या ब्रेन का एमआरआई आता है, तो आपको पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ये सेल्स होती है इनके बारे में डिटेल नॉलेज देखने को मिलता है दोस्तों। याद रखना, एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, एस्ट्रोसाइट्स दोस्तों स्पेशली स्टार शेप्ड होती है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट स्पेशली स्टार शेप्ड होती है, स्टार शेप न्यूक्लियर सेल्स होती है जो ब्रेन के पर्टिकुलर सभी पार्ट में प्रेजेंट रहती है। याद रखना, ब्रेन के पर्टिकुलर सभी पार्ट में प्रेजेंट रहती है। अगर प्रेजेंट है तो ह्यूमन ब्रेन में दो प्रकार के एस्ट्रोसाइट पाए जाते हैं, याद रखना, दो प्रकार के।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है। और ये दोनों का फंक्शन जब अलग अलग है तो दोनों के फंक्शन में गड़बड़ होने के कारण जब कोई ट्यूमर निकल के आ रहा है, आपको कौन से फंक्शन में गड़बड़ है ये पता लग जाना चाहिए। अगर आपको नहीं लगती है तो फिर आप किसी काम के नहीं, आपका प्रोटोकॉल तीर पे तुक्का चलेगा, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखना पहला होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स बनी होती है जो स्ट्रेंथ देती है ब्रेन को। और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्म के रूप में मूवमेंट कराने वाली प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, यानी फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ये दो कैरेक्टर होते हैं। ये दोनों कैरेक्टर दोस्तों आपको यहाँ पर शामिल होता है जो आपके पूरे फंक्शंस को मोटिवेट करने का काम करता है। अगर आप ये देख रहे हो तो आपको याद रखना है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स की बात करें। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट मेनली व्हाइट मैटर में ऑक्यूपाइड होता है। याद रख लेना, जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं मेनली व्हाइट मैटर में ऑक्यूपाई होता है। अब व्हाइट मैटर कहाँ होता है? ब्रेन में, सेंटर में। ठीक है, इसलिए फाइब्रस एस्ट्रोसाइट मेनली व्हाइट मैटर में ऑक्यूपाई होते हैं और फ्यू फाइब्रस एस्ट्रोसाइट गेट मैटर में भी दिखाई देते हैं। भाई कनेक्शन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कोलेट्रल्स होता है ब्रेन में, और वो ये बातें प्रूव करती है कि भले फाइब्रस एस्ट्रोसाइट मेनली व्हाइट मैटर में यानी ब्रेन के सेंटर में ऑक्यूपाई हो रहा है, लेकिन कुछ वहां पर फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो होती है ग्रे मैटर में भी कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है। दोस्तों इन सेल के जो प्रोसेस होते हैं नर्व सेल को भी कवर करते हैं। अब नर्व सेल को कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके प्रोसेस नर्व सेल के साथ सिनेप्सिस बनाने का काम करते हैं। याद रख लेना, यही कारण है इन नर्व सेल्स के प्रोसेसेस नर्व सेल को भी कवर करता है, इसीलिए वो उसके साथ सिनेप्सिस बनाता है, जो मेरी बातों को प्रूव करता है कि यहाँ पर ब्रेन के लेवल पर हर चीजें एक दूसरे से मतलब कोरिलेशन करती है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक छोटे मोटे फाइबर के माध्यम से कनेक्ट करती है। इसकी सूचना इसके पास, इसकी सूचना उसके पास, इसकी सूचना उसके पास जाती रहती है, और इसी सूचना का उपयोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, जिसके कारण एक कोऑर्डिनेटेड वे में, बिल्कुल आज ऐसा करना है, आज ऐसा करना है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपका पूरा काम चलता रहता है। आपको कहीं बाहर जाना है, रात में सो के उठते हो, रोजाना आप 7 बजे उठते हो, लेकिन आपको जाना है 5-6 बजे, गाड़ी है आपकी, आप 5 बजे नींद खुल जाती है, ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है ना? क्या हो रहा है? ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है। आपके ब्रेन को पहले से आपने मैसेज दे दिया कि मुझे जाना है और मुझे ये निकालना है, तो ये सारी चीज इन प्रोसेसेस के माध्यम से नर्व सेल को भी कवर करता है और वहां पर जाकर सिनेप्सिस करता है और वहां पर स्टिमुलेशन पैदा करता है। तो ये सारी चीजें टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलती है। याद रखना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करते हो तो आपको छोटी छोटी चीजें देखना है। जितनी भी फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होती है ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने कहा ना, एक एक चीज का इंपॉर्टेंट आपको यही बता दूंगा। जब एस्ट्रोसाइट्स का आप इस प्रकार से फाइब्रस के लेवल पर समझ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि फाइब्रस बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है। ठीक है, ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में होता है, ग्रे मैटर में कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, लेकिन प्रोसेस के साथ नर्व सेल को जोड़ता भी, कवर भी करता है और साथ में सिनेप्सिस बनाता है। लेकिन उस सिनेप्सिस का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क फाइब्रस एस्ट्रोसाइट के लेवल पर ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए। याद रख लेना, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में ये एस्ट्रोसाइट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये इस प्रकार से लिंक बना देती है। ठीक है, जो ब्रेन को ब्लड वेसल्स के सेंडिंग प्रोसेसेस के द्वारा फॉर्मेशन होता है। याद रखना, ये ब्रेन के ब्लड वेसल्स के सेंडिंग जितनी भी प्रोसेसेस होती है, ब्लड वेसल्स के लेवल पर जितनी भी प्रोसेस को सेंड करता है, उनके जुड़ने के द्वारा फॉर्मेशन होता है। पर्टिकुलरली कहां पर जाएगा? कैपिलरीज के लेवल पर जाएगा। याद रख लेना दोस्तों, पर्टिकुलरली कैपिलरीज, जो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती है, उसके साथ ये टाइट जंक्शन बनाता है और उस टाइट जंक्शन को दोस्तों ये फॉर्म करने का काम करता है। उस टाइट जंक्शन को, कैपिलरी मेम्ब्रेन के साथ टाइट जंक्शन को फॉर्म करता है और यही टाइट जंक्शन टर्न होकर दोस्तों ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि यहाँ पर एस्ट्रोसाइट की जो प्रोसेसेस होती है वो ब्लड कैपिलरीज तक जाती है और कैपिलरी मेम्ब्रेन के साथ में टाइट जंक्शन को फॉर्म करती है। ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट का काम है और यही टाइट जंक्शन टर्न होकर ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है। याद रख लीजिएगा, यही टाइट जंक्शन टर्न होकर ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है और यही ब्लड ब्रेन बैरियर दोस्तों आपकी ब्रेन के हर फंक्शन के लेवल पर
जितना ब्रेन को लगेगा उतना वो लेगा, अन्यथा वहां से रिटर्न कर देगा। वेस्ट मटेरियल जरूर बाहर निकालता रहेगा, लेकिन जितना न्यूट्रिशन उसको आपके ब्लड सर्कुलेशन से हो रहा, सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है? ब्रेन की तरफ होता है। तो ब्रेन को लगता है कि मुझे इतना लेना, उतना ही लेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं लेगा। यदि किसी कारणवश ब्लड ज्यादा लेता है तो कंजेशन हो जाता है, और कंजेशन होता है तो सबसे पहला सिम्टम हेडेक के रूप में आपको, प्रेशर इफेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। आप चिंता में हो, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो, ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आपको ब्रेन को इधर उधर लगा रहे हो, रात में सो रहे हो, तरह तरह के सपने दे रहे हो, ब्रेन को एक्टिव कर रहे हो, ब्रेन को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में ये ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड को ज्यादा रिसीव करता है, और ज्यादा रिसीव करेगा तो कंजेशन हो जाएगा। यही कारण है कई बार सुबह उठते हो तो सिर भारी लग रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड होती है। और कई बार ये फंक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जिन लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उनमें कॉमन रूप से बहुत डेंजरस देखने को मिलता है। ये आपको टेबल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सीखना, ये देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रस, आपका पर्टिकुलर फाइब्रस लेवल पर। इसीलिए इसको फाइब्रस एस्ट्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। जब आप दूसरा देखते हो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होता है दोस्तों, ये ग्रे मैटर, वो व्हाइट मैटर में था, ये बाहर के साइड, ये ग्रे मैटर में मेनली प्रेजेंट रहता है। ये दोनों डिफरेंसेस आप याद रखना कि जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है वो अंदर सेंटर में व्हाइट मैटर में होता है, और जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होता है ये स्पेशली ग्रे मैटर में मेनली प्रेजेंट रहता है दोस्तों। और न्यूरोग्लिया की जो प्रोसेसेस होती है दोस्तों, वो नर्व सेल बॉडीज के बीच में रन करता है। जितनी भी नर्व सेल बॉडीज होगी आपके न्यूरॉन्स के लेवल पर, उन नर्व सेल बॉडीज के बीच में दोस्तों ये रन करते हुए नजर आता है। यानी एक बॉडी ये रन कर रहा है, ये बॉडी ये रन कर रहा है, ये बॉडी ये रन कर रहा है, इसलिए ये भी इंटरकनेक्ट करता है। इसलिए आपको इतना याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट ग्रे मैटर में मेनली प्रेजेंट होता है, और न्यूरोग्लिया के जितने भी प्रोसेसेस होती है उनकी जो नर्व सेल बॉडीज होती है उनके बीच में ये रन करती है, और बीच में रन करती है। हर नर्व सेल बॉडी से इसका लिंक होता है, हर नर्व सेल बॉडी इसको सूचना देती है कि ऐसा कराना है, वैसा कराना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज कोऑर्डिनेशन में कराने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सिंपल से अगर आपको मैं बताऊं, आपको समझाऊं कि भाई चलो ठीक है ये हुआ, तो आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या, आपने क्या समझा? ये पूरा एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बैलेंस आपने देख लिया, लेकिन एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। आप जो टेबल प्रैक्टिस में इस एस्ट्रोसाइट्स के लेवल पर मेडिसिन को प्रिपेयर करके देना चाहते हो तो 3 मेडिसिन डायरेक्टली आप दे सकते हैं, C1, C2, C5, ठीक है। C1 C2 डायरेक्ट D4 D5 D6 तक भी जा सकती है, थोड़ा सा नेगेटिव करोगे तो भी चली जाएगी, लेकिन C5 को मोर नेगेटिव डालना पड़ेगा, याद रख लेना दोस्तों। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोसाइट का मेन फंक्शन होता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, और इसीलिए ब्लड से ब्रेन टिश्यू में सब्सटेंसेस की जितनी भी एंट्री होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है माइंड इट, ब्लड ब्रेन बैरियर से। इसीलिए ब्लड से ब्रेन टिश्यू में जितने भी सब्सटेंसेस की एंट्री करना है उसको रेगुलेट करने का काम करता है एस्ट्रोसाइट। यानी आप जब एस्ट्रोसाइट को स्टिमुलेट करोगे तो सारी चीजों को जो लेकर जा रहा है उसको सबको वो बॉडी के अंदर ले जाएगा। जब आप वर्बन को देते हो तो वर्बन इसी एस्ट्रोसाइट के लेवल पर डायरेक्टली इसी वर्क को सपोर्ट करती है जो वर्क एस्ट्रोसाइट कर रहा है, यानी यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर से मेडिसिन को अंदर डालने का काम करेगा। एस्ट्रोसाइट वर्बन को पहचान लेगा कि हाँ साहब ये एक बहुत बड़ा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीपैरासाइटिकल कंडीशंस लेकर आ रहा है, ये बहुत बड़ी नर्वाइन मेडिसिन है। इसलिए अगर कोई भी प्रोटोकॉल में वर्बन के 2 ड्रॉप डालते हैं और वो प्रोटोकॉल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है तो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, इसके रास्ते को ओपन करके दूसरे प्रोटोकॉल आप बार बार दे रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने वर्बन दिया। कहते हैं ना, जब आपको किसी भी प्रोटोकॉल का रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, आपने कहा ना, कई जगह आपने पढ़ा है, यदि किसी भी प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है या कोई भी प्रोटोकॉल देते देते रिजल्ट रुक गया और रिजल्ट रुकने के बाद में आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपको कहा जाता है कि आप वर्बन या वर्टू खाली पेट आप 5 से 10 दिन दे दीजिए। व्हाई? किसी ने जवाब नहीं दिया आज तक। यही मेन रोल है,
आप जब उसको दे रहे हो तो वो क्या कर रहा है कि डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर के माध्यम से वहां पर अपना स्पेस को प्रेजेंट करा रहा है, और इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर से ब्लड से ब्रेन टिश्यू में जितने भी सब्सटेंसेस है उनकी एंट्री को रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए आपको तुरंत रिजल्ट वहां शुरू हो जाता है। दूसरा मकसद, यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट अगर आपकी बॉडी में मौजूद होता है, वहां से उसको स्पेस, उसकी जो अवस्था होती है जिसके कारण वो डेवलप हो रहा, उस अवस्था को ही वहां परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और उस अवस्था को परिवर्तित करता है यानी मेंटल जितने भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव है उसको परिवर्तित कर देगा, आपके बॉडी में डाइजेशन के लेवल पर जितने भी गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको परिवर्तित कर देगा, इसलिए इसका इम्पैक्ट आपको ब्रेन के लेवल पर भी देखने को मिलता है। दोस्तों याद रख लेना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर बता रहा हूँ। जब नर्व सेल से आप वहां पर उसके ग्राउंड के लेवल पर जाओगे, ठीक है, तो उसके अराउंड जब आप देखते हो ट्विस्ट होता है। दोस्तों अब ट्विस्ट कैसा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सपोर्टिंग नेटवर्कों को फॉर्मेशन करने में वर्बन का बहुत बड़ा रोल है। अब आपको मैं कहूँ, अगर वर्बन को आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि एंटी पैरालिटिक गुण भी दर्शाता है, यानी ये वर्बन कि जितने प्लांट्स होते हैं, अभी नाइट क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो लोग नाइट क्लास में उनको भी पता होगा, और जिन लोगों ने वर्बन पहले पढ़ा है उनको भी पता होगा कि नर्व सेल के अराउंड ट्विस्ट होता है, और ये ट्विस्ट ये होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सपोर्टिंग नेटवर्कों को फॉर्म कर रहा है। अब जब सपोर्टिंग नेटवर्कों को फॉर्म कर रहा है तो पैरालिसिस के लेवल पर भी ये काम करेगा। दोस्तों यानी यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को बैलेंस करने का काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के अराउंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। अब आप सोच लेना इस बात को कि एस्ट्रोसाइट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स जितने भी होते हैं उनके चारों तरफ जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, जो बाहर का फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के जितना भी केमिकल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई केमिकल, यानी मान लो डोपामिन, सीरोटोनिन या कोई भी मिनरल्स अगर कम ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या आप वहां पर एस्ट्रोसाइट्स के माध्यम से स्टिमुलेट करा सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के अराउंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के जितने भी केमिकल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करने में एस्ट्रोसाइट का रोल देखा जाता है। इसलिए आप C1-वर्मन-Y का प्रयोग करते हो, जनरल टॉनिक थर्ड डाइल्यूशन या सेकंड डाइल्यूशन आप देते हो, उसमें C1-वर्मन-Y ऐड करके देते हो। आप कर क्या रहे हो, आप वहां पर उसके केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम कर रहे हो। अब इससे बेटर चीज मैं आपको क्या बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। चौथी बात, ब्रेन में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम और पोटेशियम होता है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। आपको पता है यदि कैल्शियम अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बनेगी, ताकत बनेगी, और ताकत बनकर वो काम करेगा। लेकिन अगर पोटेशियम अंदर जाएगा तो क्या होगा, याद रख लेना, पोटेशियम अंदर जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम और पोटेशियम का अंदर जाना बाहर चलता रहता है। कैल्शियम अंदर गया, एक्टिविटी बढ़ गई, पोटेशियम अंदर गया, कैल्शियम बाहर आया, एक्टिविटी घट गई। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और इसका सबसे बढ़िया चीज आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैं बताने वाला हूँ। सबसे बढ़िया समझ आपको वहीं पर आएगी जब आप वहां पर ब्लड प्रेशर को देखोगे, कैसे बढ़ रहा, कैसे घट रहा, वहां पर किस चीज का, कार्डियक एक्टिविटी में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट हमारे सारे सीनियर जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रेन में एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम और पोटेशियम को रेगुलेट करने का काम करता है। यही चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में मास्टर बनाती है। ऐसे कोई नर्वस सिस्टम में मास्टर नहीं बन जाता, इन बारीकियों को सीखना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ प्रोटोकॉल न खेलने का मैं यही आपको बार बार मंत्र देता हूँ दोस्तों, बारीकी एक बार, प्रोटोकॉल तो हमेशा मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको पता है कि एक नर्व से दूसरे नर्व में न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होता है, एक दूसरे से इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जो हम पढ़ेंगे आगे। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी रिसाइक्लिंग कराने का काम करता है, और सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। अब आप देखिए कितना बड़ा फंक्शन आप कर रहे हो। यानी कोई भी चीज, मान लो आप एक बार खाना खाते हो तो एक बार खाने में जितना न्यूट्रिशन एक बार में मिल जाना चाहिए, बाद में आपको नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप, भूखे रहोगे तो क्या करोगे आप, ठीक है। सुबह खा लिया, शाम को भूखे रहो तो एनर्जी मिलेगी क्या, जो पहले से जमी वही एनर्जी मिलेगी, बाद में तो कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए जब भी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, अर्थात एक नर्व से दूसरे नर्व में इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होता है, उस दौरान वहाँ सिनेप्सिस के लेवल पर जैसे एसिटाइलकोलिन हुआ, ग्लूटामेट हुआ, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। इन न्यूरोट्रांसमीटर के एक बार उपयोग हो गया
उसके बाद उनके रिसाइकलिंग, फिर से पुनः बनाना, ठीक है, रिसाइकलिंग और सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को रेगुलेट करना, फिर से वहां पर डेवलप कर देना, ठीक है। ये पूरी कंडीशन को एस्ट्रोसाइट्स यानी आपकी ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो होती है, ये यहाँ पर ये पूरे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। याद रखना इस बात को, इट्स अ मिरेकल दोस्तों। ये ब्रेन मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा मिरेकल चैप्टर है जो पूरा खोल के रख दिया गया है दोस्तों। याद रखना, जो न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं, ये न्यूरोट्रॉपिन्स को सिक्रीट करने का काम करता है, और जब ये न्यूरोट्रॉपिन्स यहाँ पर निकलेंगे जो कि ग्रोथ और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को प्रमोट करने का काम करता है। अब अगर आपको ये पता लग गया कि न्यूरोट्रॉफिन को भी सिक्रेट ये एस्ट्रोसाइट्स करती है जो कि ग्रोथ और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को प्रमोट करता है, यानी आपकी ग्रोथ और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को अगर आप प्रमोट कर रहे हो दोस्तों, तो ग्रोथ और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को जब आप इस प्रकार से प्रमोट करते हो, इसका सीधा संबंध आपको दोस्तों यहाँ पर इसी नर्वस टिश्यू के लेवल पर, एस्ट्रोसाइट्स के लेवल पर देखने को मिलता है। और यही कारण है आपको जब इन 6 फंक्शंस में अपना मोटिव नजर आ रहा है, अपने को फंक्शंस को स्टिमुलेट करते नजर आ रहा है, तो आप देख रहे हो C1 और C2 का सीधा रोल वहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने फंक्शनल मेडिसिन के साथ सपोर्ट के रूप में आप वहां पर स्ट्रक्चरल मेडिसिन ऐड कर दो, आपने जनरल टॉनिक बनाया, तो जनरल टॉनिक क्या कर रहा है, नेचुरल टॉनिक क्या कर रहा है, ये ब्रेन के लेवल के फंक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हो, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो तो पर्टिकुलर एस्ट्रोसाइट्स को न्यूट्रिशन देकर उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, लेकिन एस्ट्रोसाइट की तरफ भेजोगे कैसे, ये बताओ मुझे। जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक दिया आपने, तो वो तो सीधा आपके बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको स्पेशली एस्ट्रोसाइट की तरफ भेजना, तो क्या करोगे आप C1 C2 को उसमें ऐड करोगे, आप उसमें वर्वन को ऐड करोगे, आप उसमें Y को ऐड करोगे, या सिंपल आप W को ऐड करोगे, ठीक है। आप सीधे न्यूरोग्लियल सेल्स यानी कि आप पर्टिकुलरली एस्ट्रोसाइट्स की तरफ उस मेडिसिन को भेजोगे, ये फंक्शन होता है। इसी प्रोटोकॉल के बिहाफ पर मैंने लाखों पेशेंट को, मेरे लेवल पे तो हजारों, लेकिन लाखों पेशेंट आप सबको मिलाकर माइग्रेन के ठीक कर दिए। अभी दीपक सर है, आफ्टरनून क्लास में उन्होंने ग्लायमा के 2 केसेस क्योर किए, मैंने उज्जैन के 3 केसेस क्योर किए हैं दोस्तों, ठीक है। क्यों क्योर किए, क्योंकि हमको ये छोटी छोटी चीजें जो है पता लग गई, ठीक है। याद रखना, न्यूरोट्रॉफिन को जब सीक्रेट करेगा तो जितनी भी ग्रोथ होती है, जितने भी नर्वस टिश्यू के फंक्शंस होते हैं, वो मोटिवेट होता है, उनको प्रमोशन मिलता है। अगर वो प्रमोट होंगे तो आपकी पूरी बॉडी नॉर्मल चलती रहेगी, याद है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ S1 F1 यही काम जब आप पॉजिटिव से करवा रहे हो, हल्का सा नेगेटिव करके कर रहे हो, यदि आप केवल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से करते हो, S1 और F1, अगर आप देखोगे S1 F1, S1 सीधा बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस है, लेकिन जब उसको नेगेटिव कर दिया गया, आप देखो कितना खतरनाक ब्रेन के लेवल पर काम करता है। मैं मैक्सिमम केसेस में देख चुका हूँ, आप लोग में से भी कई लोग देख चुके हैं। जब आप F1 के लेवल को स्ट्राइक करते हो, तो F1 तो ऑलरेडी नर्वाइन मेडिसिन है, और नर्वाइन मेडिसिन है, F1 पॉजिटिव दोगे तो न्यूट्रिशन देगा, लेकिन नेगेटिव दोगे तो, यदि नेगेटिव दिया आपने, तो इनके जितने भी फंक्शंस गड़बड़ हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ज्यादा फंक्शन हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रेन के लेवल पर जितने भी डिसीजेस होती है, ज्यादातर पॉजिटिव डिसीज, ठीक है, ज्यादातर पॉजिटिव। मान लो ग्लायमा हुआ तो क्या होगा, इलाजमेंट ऑफ पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू, तो ग्लायमा होगा तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक करेगा वहां पर हाइपरट्रॉपिक फंक्शन को, इसलिए आपकी मेडिसिन नेगेटिव, करेक्ट। इसलिए वहां पर ये बहुत ही स्ट्राइकिंग काम करेगा, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है। लगभग 70 से 90% के बीच में आपकी ब्रेन की डिसीज जितनी भी होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए ज्यादातर केसेस में आपको नेगेटिव मेडिसिन सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हाइपर फंक्शन आपको नजर आएगा, तो जब इंसैनिटी, मेनिया आपका पॉजिटिव से कवर करके बता दो, ठीक है। डिप्रेशन है, आप वहां पर देखो बाइपोलर डिसऑर्डर है, कैसे करोगे, आपको न्यूट्रल से शुरू करके नेगेटिव करते चले जाना है। न्यूट्रल में आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद में नेगेटिव में आपका मेन रोल नेगेटिव में शुरू होगा। आप कितना वहां पर जनरलाइज है, उसको कितना लोकलाइज बनाते हो, ये आपके गट सी पर डिपेंड करेगा कि आपका नॉलेज क्या होता है। याद रखना, ये एस्ट्रोसाइट्स की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, आज हमने 2 प्रोटोकॉल सीख लिए ब्रेन के लेवल पर, याद रखना, भूलना नहीं, बाद में मैं बताऊंगा नहीं आपको, केवल क्लियर करते जाऊंगा, ये दे दो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ
अकॉर्डिंग टू सिस्टम आप प्रोटोकॉल करना सीखते चला जाओ। आप मुझे बताना कि 16 महीने का जो कोर्स हमने डिजाइन किया वो इसीलिए किया है दोस्तों। हमें शौक थोड़ी यार, हम भी लोगों जैसा 3-3 महीने में केवल मेडिसिन पढ़ा के काम खत्म कर देते हैं। लूटना अलग चीज है दोस्तों, एक ही चीज को उठा के कॉपी पेस्ट करना एक अलग चीज, लेकिन एक चीज को बारीकी के समझाना एक अलग बात है। दूसरी बात करते हैं हम माइक्रोग्लिया। ठीक है, पहला हमने एस्ट्रोसाइट की बात करी, अब हम बात करते हैं माइक्रोग्लिया। क्या होता है दोस्तों? माइक्रोग्लिया सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती है, सबसे छोटी होती है दोस्तों, लेकिन जितनी छोटी है ना उसमें काम बड़ा है। माइक्रोग्लिया सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती है। ये सेल्स मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है, माइंड को नोट कीजिएगा, ये सेल्स मोनोसाइट से डेराइव्ड हो रही है। तो मोनोसाइट तो भाई डब्ल्यूबीसी है, याद रख लेना इस बात को, मोनोसाइट तो डब्ल्यूबीसी है और मोनोसाइट से ये डेराइव्ड हो रही है। अब आप सोच लीजिएगा इस बात को, ये सेल मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है और ब्लड से नर्वस सिस्टम के टिश्यू में एंटर करती है, यानी बनती है ब्लड में, बोन मेरो में। ठीक है, ब्लड में बनी, वहां से बनने के बाद आपके ब्रेन में चली गई ब्लड सर्कुलेशन से, और ब्रेन में जाकर दोस्तों पर्टिकुलरली नर्वस टिश्यू के टिश्यू में एंटर कर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल्स है, और ये फेगोसाइटिक सेल्स आपके ब्रेन के लेवल पर, माइक्रोग्लिया के लेवल पर दोस्तों किसी भी प्रकार के इंफेक्शन, किसी भी प्रकार के इंजुरी की साइड की तरफ माइग्रेट करती है। यानी आप फेगोसाइटिक सेल्स, इन्फेक्शन के सेल्स, इंजुरी के साइड की तरफ माइग्रेट करते हुए माइक्रोग्लिया को देखोगे, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों एक प्रकार से मैक्रोफेजेस के रूप में काम करती है। जैसे आपके बॉडी में दूसरी होती है, लीवर में चले जाओ हिपेटोसाइट्स होती है। ठीक है, आप दूसरी ओर चले जाओ तो जिस ऑर्गन में जो सेल्स है उसके नाम से उसका नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स होती है मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है, ब्लड में बनती है, ब्लड सर्कुलेशन से नर्वस टिश्यू में जाती है, नर्वस टिश्यू में जाकर माइक्रोग्लिया में कन्वर्ट होती है। ये माइक्रोग्लिया की जो सेल्स होती है फेगोसाइटिक सेल्स होती है, जो किसी भी इंफेक्शन इंजुरी के साइड की तरफ माइग्रेट करती है और प्राय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के माध्यम से उस इंफेक्शन को खत्म करने का काम करती है। यदि किसी को ब्रेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती तो क्या करोगे आप? आपका केवल ध्येय होना चाहिए कि मुझे पता है L2 का काम क्या, मुझे पता है कि ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस जब डब्ल्यूबीसी बढ़ रही मुझे कैसे कम करना, ल्यूकोपीनिया यानी डब्ल्यूबीसी घट गई मुझे कैसे बढ़ाना। यदि ये चीजें आपको नजर आती है दोस्तों तो आप माइक्रोग्लिया के फंक्शन को यहाँ पर ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आपको ये बहुत टिपिकली बहुत डीप में समझना पड़ेगा कि माइक्रोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंफेक्शन एरिया में इंजूर्ड पार्ट की तरफ माइग्रेट करती है और वहां पर जाकर दोस्तों मिनिएचर मैक्रोफेजेस के जैसे एक्ट करती है, एकदम माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म मैक्रोफेजेस के रूप में वहां पर जाकर एक्ट करती है और जितने भी इंफेक्शंस के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी आ रहा है, जो पर्टिकुलर वहां पर डैमेज वाला पार्ट होता है उसको अपने अंदर इंगल्फ कर देती है और वही जो सेल में हमने पढ़ा फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को वहां पर डिग्रेडेट, डिजनरेट करके उसको वहां से बाहर ब्लड सर्कुलेशन में निकाल देती है। ये एक्शन वहां पर करती है। इसीलिए फेगोसाइटोसिस का मीन क्या हुआ? फेगोसाइटोसिस का मीन्स हुआ कि यहाँ पर जितना भी सेल्यूलर डेब्रिस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यानी ब्रेन में अगर एब्सेस हो गया, ब्रेन में यदि एब्सेस हो गया तो आप क्या करोगे? आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोग्लिया यहाँ पर प्रॉपर फेगोसाइटोसिस का काम नहीं कर रहा, यानी मोनोसाइट यहाँ पर काम नहीं कर रहा। आपको मोनोसाइट का प्रिवेंशन कराना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब वहां पर बढ़ेगा तो फेगोसाइट के माध्यम से जितने भी सेल्यूलर डेब्रिस वहां बन रहा है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको इंगल्फ करके ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगा, डिस्ट्रॉय करके। इसीलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कराना है आपको, एस्ट्रोसाइट को प्रमोट करना है आपको, माइक्रोग्लिया को प्रमोट करना है, लेकिन प्रमोट करते तो आना चाहिए। याद रखना दोस्तों, क्योंकि ब्रेन टिश्यू के डैमेज के दौरान इम्यून और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस दोनों प्रोवाइड करने का काम करता है। याद रख लेना, इसीलिए मैंने आपको कहा नेगेटिव भी काम करेगा, पॉजिटिव भी काम करेगा। पॉजिटिव तब काम करेगा जब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और नेगेटिव तब काम करेगा जब नेगेटिव लेवल पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हाइपर में है, आप नेगेटिव दोगे तो वहां पर काम करेगा। क्योंकि ब्रेन टिश्यू की डैमेज के दौरान
इम्यून सिस्टम बहुत नेसेसरी होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना काम कर रहा है। इसलिए याद रखना, जब भी ब्रेन टिश्यू का डैमेज होगा, इम्यून सिस्टम और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस प्रोवाइड होना बहुत जरूरी है। यदि इन्फ्लामेटरी रिस्पांस प्रोवाइड हो गया तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पांस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मैटर। इसलिए दोस्तों, जब भी याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इम्यून सिस्टम की बात आएगी, इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि ब्रेन टिश्यू का डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम इम्यून सिस्टम को लेकर क्या करेंगे? ब्रेन तो आधा से ज्यादा डैमेज हो चुका है, वहां पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसलिए आपको याद रखना है, मैं आपको बार बार कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि पहले जनरल होने वाली कंडीशन को रोकना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा कि आप इलेक्ट्रोपैथ की कोई भी मेडिसिन उठाएंगे वो दो तरह से काम कर रही है। एक आपको जो मेडिकल साइंस होता है कि अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। जब हार्मोनल सिस्टम की बात करोगे, आप जितनी भी D4 D5 मेडिसिन देते हो, D1 D2 देते हो, D3 देते हो, ये सब आपके हार्मोन्स पे काम करती है। हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, यहाँ पर चले जाइए, ठीक है। लेकिन जब आपको लग रहा है हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है, इसी को नेगेटिव करते हो आप, और नेगेटिव करते हो तो आप देखते हो वहां पर हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो व्हाई यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव डायल्यूशन? इसलिए किया आपने दोस्तों कि नेगेटिव जाने से आप उस मेडिसिन को नर्वाइन बना रहे हो, यानी वो नर्व पे काम कर रही है, और नर्व के माध्यम से जो आपके बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, उस नेगेटिव पॉजिटिव फंक्शन को आप बैलेंस कर रहे होते हो। यदि इतना बड़ा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो भाई, तो इसको तो टिपिकली आप कई जगह यूज कर सकते हो। और जब यूज करते हो, आप क्या करते हो? आप कोई रिपीटेशन थोड़ी कर रहे हो, आप 2-3 डोज दे रहे हो। कोई भी डिसीज में 2 से 3 डोज दे रहे हो, और 2 से 3 डोज देने के बाद में आपको लगता है कि हाँ साहब, अब मेरा काम हो गया है, अब मैं उसको फॉलो करता हूँ। आप उसको फॉलो करते हो और आप देखते हो दोस्तों, आपने पहले 1000 दिया, 500 दिया, 200 दिया, जैसे रिपीट नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हो, आप देखते जाते हो, आपका नर्वाइन फंक्शन स्टिमुलेट होता चला जाता है, क्योंकि आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके करते इधर आप पॉजिटिव से न्यूट्रिशन को नेगेटिव ला रहे हो, इधर नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो। इधर आप हाई पोटेंसी में 2-2 3-3 डोज देकर जनरलाइज कंडीशन जो फैल रही थी उसको आपने वहीं रोक दिया, वही रोक दिया, ऑटो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना दिया, वो वही रोक देगा उसको। इधर आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, ऑर्गन में लड़ने की शक्ति डाल रहे हो, इधर आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, यानी आप नर्वाइन के साथ साथ पॉजिटिव से नेगेटिव जाकर दोनों फ्रेमवर्क तैयार कर देते हो। अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली हार्मोनल सिस्टम, दोनों सिस्टम को आप इक्वल काम कराने लग जाते हो। जब इक्वल काम कराने लग जाते हो, तब आपकी बॉडी में एक बैलेंस बनता है, जिसको आप होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। उस होम्योस्टेसिस को बैलेंस कर दिया तो क्या आपकी बॉडी इधर उधर काम करेगी? बिल्कुल नहीं। आपकी बॉडी को आप जैसे काम कराना चाहते हो वैसे काम कराते हो। लेकिन पेशेंट क्या करता है? आप 3 बार मेडिसिन बोल रहे हो, 2 बार ले रहा है, आप उसको 6 बार कह रहे हो, वो 4 बार ले रहा है। अकॉर्डिंग टू इमीडिएट कंडीशन, फ्रीक्वेंटली, कई बार जरूरी होता है कि हर घंटे में, तो कई बार जरूरी होता है। और ऐसे केसेस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलते हैं। जब अभी मेरे उज्जैन का एक डॉक्टर हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, नाइट क्लास में, डॉक्टर शास्त्री सर, उन्होंने मुझे एक पेशेंट भेजा था लंग कैंसर का। उनका फीडबैक है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इतना अमेजिंग फीडबैक उस बंदे ने मुझे दिया। 1 महीने में जो लंग कैंसर का पेशेंट बेड पे था, आज 1 महीने बाद, रिसेंटली आज 1 महीना हुआ है, वो खेत में जाकर काम कर रहा है दोस्तों। ये मैट्री जी को हेड्सअप करने का काम करता है। और बूस्टर C2 और गैंग्रेनल फोर्ट का ये प्रोटोकॉल है दोस्तों, जिसने इस लेवल पर उसको खड़ा कर दिया है, ठीक है। वीडियोस बनाने का कहा है, मैंने कहा सर आप ग्रुप में डालिए बना के, ठीक है। ये चीजें आपकी और मेरी होती है दोस्तों, किसी और की नहीं है। याद रखना इस चीज को कि नेगेटिव और पॉजिटिव का रोल कैसे देखा जाता है। अगर आप अगली बात करें, तीसरी सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स,
ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दोस्तों न्यूक्लियर सेल्स ही होती है, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड जो माइलिन शीट होती है उसको प्रोड्यूस करती है। अब इसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा जब आप कह रहे हो कि न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप न्यूट्रिशन दो ना ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, आप ओलिगोडेंड्रोसाइट को न्यूट्रिशन दे दो तो जितनी भी न्यूक्लियर सेल्स होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड पाई जाती है और नर्व फाइबर के अराउंड पाई जाएगी तो माइलिन शीट को प्रोड्यूस करेगी। यदि कहीं पर कोई इंजुरी हुई है और उस इंजुरी के दौरान आप जब माइलिन शीट को प्रोडक्शन करने वाली इस ओलिगोडेंड्रोसाइट को स्टिमुलेट कर दोगे तो क्या कर दोगे आप? चमत्कार करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। मैजिक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट को ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहते हैं, ठीक है। इसी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को मॉडर्न साइंस ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की केवल कुछ प्रोसेसेस होती है जो बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए शॉर्ट होती है कि उसका काम लोकल पार्ट पे होता है, जनरल ब्रेन में नहीं होता। जहां जहां आपको दोस्तों माइलिन शीट नर्व फाइबर की नजर आती है उस माइलिन शीट के अराउंड ही इसका काम होता है। इसका केवल शॉर्ट काम होता है कि आपको यहाँ पर जो माइलिन शीट है इसको प्रोड्यूस करना है, यानी इसको लगातार न्यूट्रिशन देते रहो। कहीं पर ब्रेकेज होता है तो रीजनरेशन और डिजनरेशन के दौरान नर्व फाइबर में आपका रोल है, आपको वहां पर काम करना है। याद रखना यदि ये काम है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के फंक्शन क्या हुए भाई, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओलिगोडेंड्रोसाइट जहां पर स्वान सेल अब्सेंट होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जहां पर स्वान सेल अब्सेंट होती है वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड माइलिनेशन प्रोवाइड करता है। यानी कितना बड़ा आप देखो सब्स्टिट्यूट काम है ना। अब आपको पता है रीजनरेशन डिजनरेशन में देखा था कि माइलिन शीट में जो एग्जिट सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, वहां पर अगर जिसमें स्वान सेल होती है वो स्वान सेल्स ही रीजनरेशन कराता है, ठीक है, आपने पढ़ा था। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट एक बहुत बड़ा चमत्कार दिया है गॉड ने कि जहां पर स्वान सेल एब्सेंट होती है वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड माइलिनेशन प्रोवाइड कराता है। और इसी के बढ़ाने के साथ हम कह सकते हैं कि हम किसी भी माइलिन शीट को रीजनरेट करा सकते हैं। यदि आप में दम है तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड माइलिनेशन को प्रोवाइड करा दीजिए, बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे आप? ये बहुत बड़ा ताल्लुक बताऊंगा कल इसका पूरा डिटेल आपको। जब यहाँ पर आप इस स्वान सेल के एब्सेंट वाली जगह पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड माइलिनेशन को प्रोवाइड करा रहे हो तो आपको याद रखना है न्यूरॉन्स के बीच सेमिस्टिव कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मिंग के द्वारा न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रदान करता है। यानी न्यूरॉन्स के बीच में आप जब सेमी स्टिफ यानी कि ज्यादा कड़क नहीं लेकिन हल्का सा कड़कपन, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ फॉर्मिंग के द्वारा न्यूरॉन्स पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करता है। ये काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का होता है दोस्तों, ठीक है। अब जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की छोटी छोटी बिहेवियर को आप समझ जाएंगे तो प्रोटोकॉल कौन सी बड़ी चीज है। आप अगर बात करते हो S5 कहाँ काम करता है, C3 कहाँ काम करता है, S3 कहाँ काम करता है, C5 कहाँ काम करता है, आप मुझे बता दो। क्लास में देखो आप, ये मोटर पे काम कर रहा है और सेंसरी का सपोर्ट ले रहा है, ये सेंसरी पे काम कर रहा है, मोटर का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। आप बताओ, यहाँ पर मैं कह रहा हूं मोटर पे काम कर रहा है फंक्शन लेवल पर, यहाँ पर काम कर रहा है सेंसरी के स्ट्रक्चर लेवल पर, यहाँ पर सेंसरी पे काम कर रहा है लेकिन मोटर का स्ट्रक्चर पे। अब आप मुझे बताओ आपको कहां पर कैसे प्रोटोकॉल डिसाइड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जहां पर देखना है कि भाई सेंसरी और मोटर दोनों प्रभावित है तो आप दोनों प्रोटोकॉल दे सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मोटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आप मोटर सिस्टम में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, आप S5 का सिलेक्ट करते हो। लेकिन आपको नजर आता है कि नहीं वहां पर कहीं ना कहीं सेंसरी में स्ट्रक्चर का भी डैमेज है तो आप C3 का लेवल लेते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर मैं कह रहा हूं अभी जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़ा रहा हूं, ये ब्रेन के लेवल से आ रहा है, ठीक है। अब ब्रेन के लेवल से आ रहा है तो मुझे बताओ ब्रेन में सेंसेशन पेरिफेरल से आएगा तो पेरिफेरल की बात करेंगे ना हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में S5 का रोल होगा या नहीं होगा? माइंड इट, फंक्शनल जितनी भी मेडिसिन है S1 है S5 है, इसका डायरेक्ट रोल होता है। इसीलिए S5 वहां पर डायरेक्ट रोल करेगा लेकिन सपोर्ट में C3 करेगा। जब ब्रेन का आपको मैं
आगे बताऊंगा, या मैंने आपको अगर स्ट्रक्चर बता दिया या ब्रेन पे काम करने वाली मेडिसिन बताई, तो मैंने कहा था S3C3 का डायरेक्ट रोल है ब्रेन में, याद रख लेना सेंसरी नर्वस सिस्टम के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर S5C3 का जो जोड़ा होगा पैरालिसिस के लिए रामबाण होगा, ब्रेन के लेवल पर बहुत रामबाण होगा। लेकिन यदि पेरिफेरल से अगर ब्रेन की तरफ जा रहा है प्रॉब्लम है, तो S3C5 का रोल होगा, याद रख लेना। ये बहुत बड़ा साइंस आपको दे रहा हूं मैं कि S3 यदि पेरिफेरल से ब्रेन की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो S3 का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन C5 बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ब्रेन से बॉडी की तरफ हो रही है तो S5 का बहुत बड़ा रोल है, C3 बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। याद रख लेना इस फंक्शन को, अगर दम है इसको प्रूव करना। अगर आप इस चीज को समझ गए, मैं आपको बता रहा हूं, आप डॉक्टर R.K. सिंह सर से पूछ सकते हो, ठीक है। उनको बहुत अच्छे तरीके से ये चलाना आता है, इसलिए उनके प्रोटोकॉल के रिजल्ट भी नंबर 1 बनते हैं दोस्तों। आपको भी मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी कोई कम नहीं है दोस्तों, हमारी फैमिली कोई एक दूसरे से कम नहीं है, सब एक बस से बढ़कर, सब अपने अपने फील्ड में मास्टर है दोस्तों। आपको वहां पर बढ़ाने की जरूरत है, अपनी मास्टरी को स्टार्ट करने की जरूरत है, उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है। लास्ट आज का टॉपिक है दोस्तों पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स, यानी परिधि की बात करें, जो मैंने ये प्रोटोकॉल दोनों बताया इसको साबित करता हूं दोस्तों। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वान सेल, आपको पता है कि स्वान सेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है स्टेलाइट सेल्स, ठीक है। स्टेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स, ये दो सेल्स होती है। जब स्वान सेल्स की बात करोगे दोस्तों, मेजर ग्लायल सेल्स होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली, यानी स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली मेजर ग्लायल सेल्स होती है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेजर ग्लायल सेल्स होती है स्वान सेल्स। स्वान सेल्स का काम क्या है दोस्तों, पता है आपको? स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के अराउंड जितनी भी माइलिनेशन की प्रोसेस होती है उनको इंसुलेशन करने का काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, अर्थात प्रोटेक्ट करता है, और एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर नर्व इंपल्सेस को सेंडिंग में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। इसीलिए माइलिनेशन वहां पर रहता है, और इस माइलिनेशन को प्रोवाइड कराने का काम स्वान सेल्स का होता है दोस्तों, याद रख लेना। नर्व के रीजनरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप पेरिफेरल नर्वस की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा रोल है, वहां पर आपने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को देखा जो माइलिनेशन को प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब जाओगे दोस्तों तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व रीजनरेशन के लेवल पर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, वो आपका स्वान सेल करेगा। और यही कारण है स्वान सेल बहुत ही प्रोटेक्टिव बेस निर्माण करता है दोस्तों। और ये प्रोटेक्टिव बेस का निर्माण आपको याद रखना है, अपनी जितनी भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी होगी उसके दौरान, जितना भी रीजनरेशन होगा उसके दौरान, सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करना होगा, स्कैवेंजर जो होते हैं उसको दौरान आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस सेल का, स्वान सेल का इफेक्ट नजर आएगा दोस्तों। यानी ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाती है, और वहां पर इन्वॉल्व करके दोस्तों जितना भी सेलुलर डेब्रिस है फेगोसाइटिस करके वहां पर माइक्रोडेंग्लिया के साथ में मिलकर वहां पर रीजनरेशन के दौरान जितना भी सेलुलर डेब्रिस होती है उसको चल हट बाहर निकल, तेरा काम नहीं, बाहर निकल, उसको बाहर निकालती है। इसीलिए स्वान सेल का बहुत बड़ा काम है रीजनरेशन के दौरान गंदगी साफ करके नई सेल बनाने का काम आपकी स्वान सेल का है, याद रख लेना। ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरा, स्टेलाइट सेल्स। जो स्टेलाइट सेल्स होती है दोस्तों, ये फंक्शन अगर देखें, स्टेलाइट सेल्स ग्लायल सेल्स ही होती है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वहां पर न्यूरॉन के एक्सटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट रहती है, जो बाहरी सरफेस होती है न्यूरॉन की वहां पर प्रेजेंट होती है। और स्टेलाइट सेल्स जब ग्लायल सेल होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में बाहर के साइड प्रेजेंट होती है दोस्तों, तो इसका फंक्शन आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। आप दिन भर वर्क कर रहे हो, खड़े हुए हो, न्यूरॉन पे कितना लोड है, क्योंकि सारा फंक्शन आपका पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस कर रहा है। इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के फिजिकल सपोर्ट प्रदान करने के कारण ही आप मूवमेंट कर रहे हो। यदि आपके नर्वस सिस्टम वीकनेस के लेवल पर आ गए, आप देखते हो दोस्तों न्यूट्रिशन ही मान लो कम हो गया, आप वीकनेस महसूस करते हो, मान लो दस्त लग गए 12-15, आप देखो काम करने के लायक नहीं रहते हो आप, है ना। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन को जो फिजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए वो फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलता।
न्यूरॉन के वीकनेस के कारण। इसलिए स्टेलॉइड सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के फिजिकल सपोर्ट को बहुत ब्रिलियंटली वहां पर प्रमोट कराती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, क्यों? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के अराउंड जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होते हैं, उसके जो केमिकल इन्वायरमेंट होता है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करती है, उसमें ये मदद करती है। इसलिए बहुत बेटर वर्क वहां पर आपको देखने को मिलता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेलॉइड सेल। इसलिए याद रखना, न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट प्रदान करती है बाहर की तरफ। न्यूरॉन में अराउंड जितने भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होते हैं, उसमें जितना भी केमिकल इन्वायरमेंट होता है, उस केमिकल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने में मदद करती है। यदि ये है दोस्तों, तो आपको याद रखना है आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं दोस्तों, इसके द्वारा आपको क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको कल एक 5 मिनट में रिवाइज करूंगा, एक एक फंक्शंस बताऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रोटोकॉल जितना भी नेगेटिव है इन्हीं के बिहाफ पर तय होता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करूंगा आप इसको रिवाइज करेंगे और अपने माइंड को सेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी अवधेश जी, जी अवधेश सर, जी अवधेश सर, अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर। सर, जैसे आप बताते हो कि ट्यूमर सेल जैसे है, आपने बताया C2, C1 या C5 का नेगेटिव में देना है, तो सर जैसे ब्रेस्ट कैंसर का मैं इलाज कर रहा हूँ, उससे वो उसको रिजल्ट तो मिल रहा है, और उसकी सारी बॉडी में भी ट्यूमर है, उसके नी जॉइंट में भी ट्यूमर है, डॉक्टर कह रहे हैं सारे ही कैंसर वाले हैं, तो उसको कैसे किया जा सकता है? सर, आप ब्रेस्ट कैंसर के मेडिसिन के साथ गैंग्रीनल फोर्ट दे दो। गैंग्रीनल फोर्ट तो यूनिवर्सली बना हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं है। वो दे रहा हूँ सर। सर, गैंग्रीनल फोर्ट को 1000 डाइल्यूशन में बना के दो, ये अच्छा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, आप पॉजिटिव में दे रहे हो तो कहाँ से कवर होगा? आपको ठीक है। जो फार्मूला आपका गैंग्रीनल फोर्ट का है, उसी ml में उसी डाइल्यूशन को 1000 डाइल्यूशन लो। A2 का इतना ml, A2 का 1000 का इतना ml। हाँ ठीक है, वो समझ गया सर, समझ गया। उसको उपयोग करो, आप बनाओ, आप देखो मास्टर का क्लास मिल रहा है, मास्टर रिजल्ट मिल रहा है। आप हमारे सर कैंसर का तो आप बता नहीं सकते सर। देखिए, लंग्स कैंसर की आप बात कर रहे हो सर, एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको लंग कैंसर था और उसको प्लूरसी भी हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि ये 4-5 दिन में मर जाएगा। सर उसको मैंने वही आपका C2 वाला ऑर्गन बूस्टर, वो आज बिल्कुल ठीक है सर। उसको खांसी इतनी थी, बिल्कुल ठीक, 1 महीना नहीं हुआ अभी तक सर, बिल्कुल ठीक हो गया। आप देखो, ये काम मैंने नहीं करा, आपने करा, ठीक है? हाँ, काम आपने करा तो रिजल्ट, मेहनत आपने करी, मैंने केवल रास्ता दिया, ठीक है? और ये आप अशोक सर सोच लेना कि अभी भी हम अधूरे हैं, अभी भी हम 30-35% तक पहुंचे। जिस दिन हम आप सब मिल जाएंगे ना और अपने अनुभव शेयर करेंगे कि मुझे इस डायरेक्शन में रिजल्ट मिला, इसमें नहीं मिला सर, आपने बताया था इसमें नहीं मिला, तो ये एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाना हम सीख जाएंगे। ठीक है, मैं यही देख रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, इसीलिए आपको हर बार अलग अलग बताता हूँ कि इस एटमॉस्फेयर काम कर रहा है। मान लो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है, बहुत गर्म है, तेल की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है? वहां का हीटेड एटमॉस्फेयर है, वहां पर आपको नेगेटिव मेडिसिन नहीं देना पड़ेगा, हमेशा नेगेटिव देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश वाले, जो उत्तराखंड वाले एरिया में चले जाओ, यहाँ पर आप जो है ज्यादा मत 30 डाइल्यूशन में वो रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है? बेंगलोर एरिया में चले जाओ, बेंगलोर एरिया में मिडिल है, मतलब दोनों, आप वहां पर न्यूट्रल डोज में ले लो, यानी 200 के आसपास ले लो, रिजल्ट डंके के चोट पर रिजल्ट मिलेगा। मैम से पूछो, ठीक है? उनको इसलिए फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं कि वो जैसे हाई पोटेंसी करते हैं पेशेंट करेक्ट, लो पोटेंसी करते हैं पेशेंट करेक्ट, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर, कभी पानी गिर जाता है। अभी हमारा सेमिनार था, पानी भी गिर गया, हमको पता ही नहीं, हम गीले भी हो गए 2 बार वहां पर, ठीक है? तो ये जैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी गर्म कभी ठंडा। आप देखो न्यूट्रल डोज बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप एकदम हीट में जाते हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, हाइपर फंक्शन हो जाता है, वीडियो में चले जाओ, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको अकॉर्डिंग सोल्यूशन सीखने को मिलती है। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू जी। जी राकेश सर।
राकेश सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लेक्चर के लिए सर। काफी पीएनएस के लेवल पर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई सर। जी सर एक चीज पूछा था, जैसे ये फ्लेक्सर जो है, ये जो ट्रिगर फिंगर आपने आज पढ़ाया सर टॉपिक, सर इसमें जैसे एक वर्बन का रोल आ सकता है क्या सर? जैसे फ्लेक्सर टेंडन के लेवल पे आपने कहा था कि इसका इंटरनल बिल्कुल, आप या एक्सटर्नल में ऑयल में अपन ऐड कर दें उसमें सर एक्स्ट्रा। बिल्कुल वर्क टू ऐड कर दो, 100% रिजल्ट आएगा। वर्बन ऐड कर दो, 100% आएगा। बस इतना ध्यान रखना, कहीं जी ब्लीडिंग अगर है वहां नहीं ऐड करना जी जी एक्सटर्नल। आप बाकी हर चीज में एक्सटर्नल यूज कर सकते हो वर्बन का। बहुत मिरिकल रिजल्ट आता है, मजा आ जाता है देखकर। अभी मैं एक नया प्रोटोकॉल आपको देने वाला हूँ, जी ठीक सर। है। आपको मैंने बताया था, याद हो आपको, मैं न्यूरो जो बूस्टर है जी उसमें 2 मेडिसिन ऐड किया हूँ, जी ठीक है। तो जी हमारा न्यूरो बूस्टर है, एनाल्जेसिक है, उसमें जी 2 मेडिसिन और ऐड किया हूँ। जी और वो मेडिसिन अब कैंसर के पेन पे काम कर रहा है। अब जी मुझे खुद आश्चर्य हो रहा कि उसमें मैंने कैंसरस ग्रुप की तो मेडिसिन ऐड ही नहीं किया, लेकिन वो कैंसर पे काम कर रहा है, जी ठीक है। मैं आपको दूंगा उसका, आप यूज करके देखिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक जी है। सर। जी सर एक एक चीज और बोल रहा था, जैसे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आपने पढ़ाया, ये एस जी फाइव और S3 और C5 का रोल सर इसमें। तो इसमें हाँ सर क्या हमको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होगा कि न्यूट्रल सर दोनों उस पे काम करें, फ्री वगैरह का सपोर्ट लेके करें? सर, सब एक साथ मत पूछो यार। जी 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 ठीक है सर, ठीक तो ठीक। कल कल और परसों, जी 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 ठीक है, सर। कल और परसों मैं यही बताने वाला हूँ कि आप जो नर्वस सिस्टम पे काम करते हो तो सपोर्टिंग मेडिसिन क्या क्या जी ऐसा करे, क्या ऐसा करे। बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लो, मान लो आंख ले लो, ठीक है। जी आंख में प्रॉब्लम है, आंख में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। जी अब न्यूट्रिशन नहीं जा रहा या नर्वाइन प्रॉब्लम आ रही, अब 2 जी फैक्टर हुए। अब न्यूट्रिशन में बार बार कहता हूँ, न्यूट्रिशन तो भाई पॉजिटिव दे दो ना। अब मान लो जी गाल ब्लैडर स्टोन है, आंखों की रोशनी कम होती चली जाएगी, S2 शामिल कर दो, ठीक है। जी जॉन्डिस हो रहा है, बार बार लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, S5 ऑलरेडी ऐड कर दो आप। देखो आप ये न्यूट्रिशन, और अगर आप वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हो तो मैं कहता हूँ WBE डाल दो, ठीक है। आपने WBE डाल दिया, ब्लीडिंग हो रहा, बी की 2 ड्रॉप डालो, लेकिन न्यूट्रिशन भेजना है, W और बी इक्वल क्वांटिटी में मिला दो, क्या होगा। नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन दोनों इक्वली काम करेंगे। यही चाहते हो ना जी राकेश सर। सर। जी 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 यही बिल्कुल सर। बताऊंगा, यही बताऊंगा आपको, ठीक है। जी सर। कल मैं यही चीज बताऊंगा कंक्लूजन के दौरान, कि अगर आपको नर्वस, मैंने इसीलिए तो ये बताया, S5 C3 देखो आप, और S3 C5 देखो सर आप। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, ये तो क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपने, शॉर्ट में पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया, चारों सिस्टम पे कर दिया आप कि कल बोथ देखो ना। अफेक्टेड हो, चाहे ब्रेन टू बॉडी हो, चाहे बॉडी टू ब्रेन हो, चाहे ब्रेन में बिल्कुल। हो, चाहे वो एपिलेप्सी के लेवल पर हो। S3 C3 आपने पूरा क्लियर ही कर दिया सर उसको। और अब कल कल जब बताऊंगा ना, तब आपको ये बताऊंगा इन सेल्स का मेनली काम क्या है, ठीक है। और मेनली काम है तो प्रोटोकॉल आपको खुद खुद निकाल के आपके मुंह से निकलवाते चला जाऊंगा, ठीक है। आप जब उसको बोलोगे ना, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार। जब जैसे एक छोटी सी बात है, जब आप मान लो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करते हो, तो आपने पढ़ा कि ये माइलिनेशन प्रोवाइड करता है, आपने पढ़ा कि ये सपोर्टिंग नेटवर्क तैयार करता है। तो यदि मान लो कहीं नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा वीकनेस है, लेकिन आपको नजर ही नहीं आ रहा क्या न्यूट्रिशन देना है यहाँ पर, या नेगेटिव मेडिसिन देना है, ठीक है। जी आप क्या करोगे, आप केवल सपोर्टिंग कर दो उसको। तो सपोर्टिंग काय में करते हो आप, D5 या D6 में, जी ठीक है। या तो D5 में दो या D6 में दो। इसके अलावा अभी जैसे एनालिसिस आप कर क्या रहे हो, भाई पेन हो रहा है तो आप नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हो ना, तो D6 में तो आप डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिए, जी ठीक है। तो ये अब उसमें देखो आप, आपने D6 जरूर बनाया, लेकिन आप उसमें देखो कुछ मेडिसिन को आपने ज्यादा लिया, स्ट्रांग लिया, कुछ मेडिसिन को देखो आपने कम लिया। कम अब आप लिया। ये सोचना, जो मेडिसिन ज्यादा लिया वो न्यूट्रिशन करेगी या नर्वाइन काम करेगी, और जो मेडिसिन कम लिया वो नर्वाइन काम करेगी या ज्यादा काम करेगी, ये आपको वहां समझ में आ जाएगा, जी ठीक है। जी जी ये मेन कारण होता है। अब हम लोग कहते हैं कि जनरल टॉनिक D6 कर लो और उसमें C1 वर्बन Y डालो, ब्रेन पे काम करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, हम C1 वर्बन Y को पॉजिटिव भेज रहे हैं सर। जी क्यों, न्यूट्रिशन। क्योंकि आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, और साथ में जनरल टॉनिक को नेगेटिव कर दिया आपने, वो क्या काम करेगा, नर्वाइन हो गया सर। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करेगा, ब्लड और जी लिम्फ को प्यूरिफाई करेगा। जी जी उसका प्यूरिफाई भी एक ही करेगा। मकसद है, बिल्कुल उसका एक ही मकसद है, किस ऑर्गन की तरफ भेजना है, वो ऑर्गन आपने C1 वर्बन Y डाल के तय कर दिया,
और वहां उसको भेज दिया तो वो क्या करेगा, पूरा प्यूरिफिकेशन करेगा। अब अगर आपको नर्वस सिस्टम पे जाना है तो आपको और नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेन वाला प्रोटोकॉल याद है ना, मैंने 10th डायल्यूशन में बताया है। जी 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 याद है सर। उसको बहुत आप बढ़िया 10th काम कर रहा है वो, आपने जो उस दिन फर्स्ट टाइम डिस्कस हुए थे ना वो सिंथेसिस वाला, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर। उसका इफेक्ट आने लगा, मैं दूंगा आपको फीडबैक सर बहुत जल्दी उसका। 90% रिजल्ट आ गया सर उसका अभी। ठीक है, विदिन अ वीक से वो दिखने लगा सर उसका रिजल्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।